हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र का पाठ 4 बीए फर्स्ट ईयर का। इसमें हम पढ़ेंगे उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी के बारे में। इस पाठ में जो है इसका परिचय ये है कि मौखिक क्षेत्र में उर्दू और हिंदी लगभग एक ही भाषा के पर्यायवाची शब्द हैं, किंतु साहित्यिक क्षेत्र में फारसी शब्द बाहुल्य, फारसी लिपि और छंद शास्त्र के प्रभाव के कारण दोनों में भिन्नता आ जाती है। उर्दू को फारसी लिपि में लिखने की प्रणाली है और हिंदी की जो लिपि है वो संस्कृत के मेलजोल से देवनागरी है। आई होप कि इतना तो सभी को बेसिक नॉलेज होगा ही हिंदी उर्दू के बारे में। हिंदुस्तानी सबको पता है, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में हिंदी जो भाषा बोली जाती है वही हिंदुस्तानी कहलाती है। उर्दू का सीधा संबंध पश्चिमी हिंदी से है, कालांतर में जिसे खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। उर्दू का बाहुल्य, फारसी लिपि प्रणाली, फारसी काव्य छंद का अनुकरण, मुसलमान आक्रमणकारियों के किलों और राजधानियों से उसका जन्म संबंध है। उर्दू जो है, अब उर्दू की बात करें हम, उर्दू हिंदी से ही विकसित हुई। उर्दू का जन्म स्थान जो है वो दिल्ली माना जाता है। आप सभी ने हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि जब भारत में मुसलमान राजाओं का आक्रमण हुआ, मुसलमान राजाओं जब आए तो दिल्ली में ही उनकी शुरुआत हुई। दिल्ली में ही मुग़ल सल्तनत और लोदी वंश। उसी तरह इसीलिए उर्दू का जो जन्म स्थान है वो दिल्ली माना गया है। खड़ी बोली में अगर कहें, उर्दू जिसमें अरबी फारसी के शब्द अधिक होते हैं, हिंदी जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। अब मैं उर्दू की उत्पत्ति की अगर बात करूं, उर्दू की उत्पत्ति और नामकरण सर्वप्रथम हाफसन जाफसन ने सन 1886 में हिंदुस्तानी का विवेचन करते समय उर्दू शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। उर्दू में क्रियाएं और अवयव हिंदी के ही होते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो उर्दू जो है, उर्दू की जो व्याकरण है, ग्रामर जो है उर्दू की सेम होती है। जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं वही चीज़ हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, वही हिंदी ग्रामर में होता है, वही चीज़ इंग्लिश ग्रामर में होता है, बस शब्दों का हेर फेर होता है। उसी तरह उर्दू में भी जो शब्द होते हैं, अवयव होते हैं, वो हिंदी के ही पाए जाते हैं। अब मैं बात करूँ खड़ी बोली। खड़ी बोली जो आज हम आधुनिक युग में जो हम बोल रहे हैं, इसमें उर्दू भी आ जाती है, हिंदी भी आ जाती है, कई तरह की भाषाओं का मेल जोल हो जाता है, जिसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं। अगर उर्दू की उत्पत्ति की बात करें तो उर्दू की उत्पत्ति हाफसन जाफसन ने सर्वप्रथम सन 1886 में हिंदुस्तानी के विवेचन करते समय उर्दू शब्द का प्रयोग किया था। और मूल भाषा जो है उर्दू की, मूल भाषा जो है इसमें हिंदुस्तानी शब्द वास्तव में विशेषण है, किंतु संज्ञा के रूप में इसके दो अर्थ होते हैं। पहला है हिंदुस्तान का निवासी, दूसरा है हिंदुस्तानी ज़बान अथवा हिंदुस्तान की भाषा। आगरा तथा दिल्ली के आसपास की हिंदी, फारसी और अन्य विदेशी शब्द के सम्मिश्रण से यह विकसित हुई। इसका दूसरा नाम ही उर्दू है। हाफसन जाफसन ने लिखा है, पुराने एंग्लो इंडियन यानी कि पुराने जो इंग्लैंड के जो दबदबे पे जो रह रहे थे, जो इंडियन अंग्रेज़ों के दबाव में, वो जो इंडियन थे, पुराने एंग्लो इंडियन, इसे मूर कहते हैं। और स्पेन तथा पुर्तगाल वालों के अनुसार मूर मुसलमान थे। मूर भाषा की लिपि संस्कृत तथा बंगाल से भिन्न है, इसे नागरी कहते हैं। स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी भी हिंदी का पर्याय था और 19वीं शताब्दी में यह शब्द उर्दूवाची बन गया। भारत की 25 करोड़ विभिन्न भाषा भाषी जनता में 6-7 करोड़ हिंदी भाषी हैं। अगर मैं बात करूं उर्दू की, तो उर्दू में मोहम्मद हसन आज़ाद, मीर अमन, श्री टी ग्रामन, इंशाअल्लाह खां कहते हैं ज़बान को, इंशाअल्लाह खां कहते हैं ज़बान उर्दू जो पुसाहत, शिष्टता व ललामत प्रौढ़ता की कान मशहूर है, वह हिंदुस्तान के बादशाह के जिसके सर पर फसाहत का जात जेब शोभा देता है और चंद अमीरों और उनके मुसाहिबों, सभासदों और चंद महिलाओं मिस्र जैसे बेगम व खानम की कस्बियों की ज़बान है और लफ्ज़ उनमें इस्तेमाल हुआ है, उर्दू हो गया है। ये इंशाअल्लाह खां कहते हैं। भारत में यात्रा हेतु आने वाले मुसलमान यात्रियों ने फारसी भाषा का विवरण किया और उन्होंने हिंदी या हिंदुई शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने हिंदी और हिंदुई के साथ ज़बान दहली नामक एक और प्रयुक्त भाषा का उल्लेख किया है। मीर हसन और मीर
तकी मीर ने अपने तबकियों में रेख्ता का उल्लेख किया है। रेख्ता को ही उर्दू कहना उचित नहीं होगा, रेख्ता को ही उर्दू भी कहते हैं। आज के दौर में हम रेख्ता.com के नाम से भी एक वेबसाइट जानते होंगे जिसमें उर्दू से जुड़ी गज़ल, कविताएं, हर चीज़ मिलती है। रेख्ता वास्तव में पुरुषों की भाषा है और स्त्रियों का प्रयोग अगर करें तो इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, इसे रेख्ती कहते हैं। अगर इसी को मुगलों के उन्नति काल में महल और सैनिक पड़ाव से संबंधित होने के कारण इसे उर्दू मुअल्ला तथा ज़बान उर्दू भी कहा जाता है। उर्दू के विविध काव्य रूप अगर देखें तो जिसमें गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई। गज़ल वो होती है, गज़ल में अधिकांश प्रेम संबंधी विषय होते हैं, आप सभी को पता होगा। कसीदा जिनमें शेरों को कहते हैं और वस्तु विषय की प्रशंसा या निंदा होती है। मसनवी यह युद्ध और प्रेम के आख्यानों के लिए अधिकांश प्रयोग होता है। मसनवी के लिए छंद 8 निर्धारित होते हैं। मसनवी लंबी कविता होती है। मरसिया जो है, मरसिया अरबी शब्द है जिसका अर्थ है मरने वालों के गुणों का इस प्रकार वर्णन करना कि सुनने वालों के हृदय में करुणा जागृत हो जाए। उर्दू काव्य प्रारंभ से ही धार्मिक प्रेरणा से युक्त था। मरसियों में मुख्यतः करुण, वीर और रौद्र रस की प्रधानता रहती है। रुबाई, अब रुबाई जो है 4 मिसरों का छंद होता है जिनमें पहले, दूसरे और चौथे मिसरों का एक ही रदीम और काफिया होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ किता का अर्थ है टुकड़ा होता है। वास्तव में इसे गज़ल या कसीदे का एक टुकड़ा ही समझना चाहिए। शेर सभी जानते हैं, बराबर मात्राओं को 2 पंक्तियों से मिलाकर एक शेर तैयार होता है। हैदरी ने फ़ारसी, मीर अमन ने हिंदी को सरल बनाया और लल्लूलाल जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लताए-ए हिंदी। इस लताए-ए हिंदी नाम की पुस्तक में हिंदी उर्दू के बीच जो डिफरेंस है वो बताया उन्होंने। इस चैप्टर में यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो।